आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कैपिटल बोनस का अंकेषण, यानी अंकेशक कैपिटल बोनस का अंकेषण करते समय अंकेशक को किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतरिम लाभांश के औचित्य पर सलाह देने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। कहने का मतलब कि अंतरिम लाभांश के औचित्य पर सलाह देने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो इसको समझने से पहले हमें अंतरिम लाभांश का मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर अंतरिम लाभांश कहते किसे हैं, इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। तो अंतरिम लाभांश का मतलब उस लाभांश से है जो कंपनी के सदस्यों को किसी अवधि के लाभों की आशा में उस अवधि के लिए कंपनी के खाते तैयार होने तथा उनके अंकेषण होने और वार्षिक साधारण सभा द्वारा उस हिसाब को पास किए जाने से पूर्व ही कंपनी के संचालकों द्वारा घोषित कर दिया जावे। मतलब यह लाभांश यानी अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष के मध्य कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के अंतर्गत घोषित कर दिया जाता है। अंतरिम लाभांश की घोषणा 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य में किसी भी समय कर दी जाती है। जो लाभांश कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में घोषित किया जाएगा उसे अंतिम लाभांश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अंतरिम लाभांश के सलाह यानी औचित्य पर सलाह देने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारा अंतर नियमों की जांच। अंतर नियम की जांच करके अंकेशक को देखना चाहिए या अंकेशक को ध्यान रखना चाहिए कि संचालकों को अंतरिम लाभांश की घोषणा करने का अधिकार है या नहीं, अथवा कहने का मतलब टेबल ए का नियम 86 कंपनी पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि यह नियम संचालकों को अंतरिम लाभांश घोषित करने का अधिकार देता है। कौन सा? रूल नंबर 86। सेकंड आता है लाभों का निर्धारण। अंकेशक को सुझाव देना चाहिए कि अंतरिम लाभ हानि खाता तैयार करके कंपनी के लाभ मालूम किए जाएं। ठीक है, मतलब लाभ हानि खाता तैयार करके यह देखना चाहिए कि कंपनी को कितना लाभ है। यदि कंपनी के सकल लाभ का अनुपात उसकी बिक्री यानी टर्नओवर पर स्थिर है तो लाभों का निर्धारण लाभ हानि खाता तैयार किए बिना भी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, भावी लाभों का अनुमान। ठीक है, तो भावी लाभों की संभावना के संबंध में अच्छी तरह विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि शेष वित्तीय वर्ष में यानी जो वित्तीय वर्ष में समय रह रहा है में कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है तो अंतरिम लाभांश का भुगतान पूंजी में से हुआ माना जाएगा और कंपनी के संचालकों वह सलाह देने वाले अंकेशक को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है हमारा चौथे नंबर का कंपनी की तरल स्थिति। तो अंकेशक को देखना चाहिए कि क्या कंपनी की तरल स्थिति यानी लिक्विड पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अंतरिम लाभांश देना उचित होगा। यहाँ हम इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के पास नगद रोकड़ की बड़ी राशि होना इस बात का प्रमाण नहीं होती कि कंपनी ने बहुत लाभ कमाया है, क्योंकि नगद राशि
कंपनी को अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो सकती है। अब वे कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनसे कंपनी को नगद राशि प्राप्त हो सकती है, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें, कंपनी ने कोई स्थायी संपत्ति नगद प्रतिफल के बदले बेच दी हो और नई संपत्ति न खरीदी हो, तो कंपनी के पास एक कैश हो जाता है। द्वितीय उदाहरण से अगर हम समझें, मान लो पिछले वर्षों में माल नगद राशि देकर खरीदा जाता रहा हो और इस बार कंपनी ने माल उधार खरीद लिया हो, तो कंपनी के पास नगद होगा। एक और उदाहरण अगर हम समझें, तो ऋण पत्र या अन्य प्रकार से कंपनी ने रकम उधार ली हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कंपनी के पास में नगद भी हो सकता है। पांचवें बिंदु पर हम बात करें व्यापार की भावी योजनाएं, यानी यदि व्यापार को भविष्य में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो, यानी भविष्य में उसे पूंजीगत खर्चे करना हो, तो किसी ऋण का भुगतान करना हो अथवा किसी अनुबंध के अंतर्गत व्यापार को नगद की आवश्यकता पड़ने की संभावना नजर आती हो, तो अंतरिम लाभांश के रूप में नगद रोकड़ खर्च कर देना उचित नहीं होगा। तो इन फ्यूचर कंपनी को और कौन कौन से भुगतान करने होते हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगला हम बात करें कंपनी का पिछला इतिहास। यदि कंपनी के पिछले वर्षों में अंतरिम लाभांश देने की परंपरा रही है, तो अब अंतरिम लाभांश न देने से कंपनी की साख को धक्का लगने का भय रहता है। यानी कंपनी हर साल अंतरिम लाभांश देती है और मान लो इस वित्तीय वर्ष कंपनी ने अंतरिम लाभांश नहीं दिया, तो उससे कंपनी की एक थोड़ी छवि भी खराब होती है। 7वें नंबर का पॉइंट है अन्य कंपनियों की परंपरा, यानी मान लो उसी उद्योग में लगी हुई अन्य कंपनियों की यदि अंतरिम लाभांश देने की परंपरा रही है और यह कंपनी यदि अंतरिम लाभांश नहीं देती, तो अन्य कंपनियों के मुकाबले इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगने का भय रहेगा, इसकी गुडविल खराब होने का डर रहेगा। और लास्ट आता है हमारा प्रस्तावित दर। कहने का मतलब अंकेशक को अंतरिम लाभांश के रूप में दी जाने वाली प्रस्तावित दर की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यह दर फाइनल डिविडेंड की संभावित दर से कम है। यदि अंतिम लाभांश की दर अंतरिम लाभांश की दर से कम हो जाती है, तो अंशों का बाजार में मूल्य गिर जाएगा। तो इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात अंकेशक अंतरिम लाभांश बांटना यदि उचित समझता है, तो वह संचालकों को इसके लिए सलाह दे सकता है, अन्यथा वह संचालकों को अंतरिम लाभांश के लिए मना भी कर सकता है। तो इन 8 बिंदुओं के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है कि अंतरिम लाभांश के औचित्य पर सलाह देने से पूर्व अंकेशक को किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।